दोस्तों, आपने अक्सर ये सुना है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपको जो गोविंद दियो बताए। मतलब अगर गुरु और आपके इष्ट दोनों आपके सामने खड़े हैं, तो आप सबसे पहले नमस्कार अपने गुरु को करेंगे जिन्होंने आपको आपके इष्ट तक पहुंचने का रास्ता बताया। हमारे जीवन में बचपन से पहले तो माँ एक शिक्षक या गुरु का किरदार निभाती हैं, और उसके बाद एक शिक्षक, चाहे वो छोटे से प्राइमरी स्कूल का शिक्षक हो या कॉलेज लेवल या माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक या विश्वविद्यालय स्तर का एक शिक्षक हो, अध्यापक और शिक्षक हमारे जीवन में हमारे जीवन को गढ़ने में एक ऐसी भूमिका निभाते हैं जो कोई और नहीं निभा सकता। चाहे कितने भी आप YouTube के वीडियोस देख लीजिए, लेकिन एक शिक्षक का जो रोल है वो केवल एक शिक्षक ही निभा सकता है। जैसे कि सूर्य का काम केवल सूर्य कर सकता है, कोई और नहीं, ऐसे ही अध्यापन या शिक्षण एक ऐसी विधा है जो एक प्रशिक्षित शिक्षक ही कर सकता है। और आज यशस्वी भारत कार्यक्रम के हमारे आज के एपिसोड के जो मेहमान हैं वो एक ऐसे ही यशस्वी अध्यापक हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे शांतनु और यशस्वी भारत कार्यक्रम के आज के हमारे एपिसोड में मैं आपके बीच में लेकर के आया हूं हमारे बहुत ही चहेते खुर्शीद अहमद सर को। आपको सब सर के नाम से ही बुलाते होंगे खुर्शीद जी, लेकिन हमारे लिए तो आप खुर्शीद अहमद जी हैं और मैं आपका स्वागत करता हूं रेडियो मधुबन के हमारे स्टूडियो में। साथियों, खुर्शीद अहमद जी को भारत सरकार के द्वारा 2022 में शिक्षक दिवस के दिन 5 सितंबर आप सब मनाते हैं, आपके घर में जो बच्चे हैं वो शिक्षक दिवस मनाते हैं, तो उस दिन महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रीय शिक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया है। आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं खुर्शीद अहमद जी के साथ। खुर्शीद जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, आपसे मिल करके, आपसे बातें करके मैं भी आह्लादित हो रहा हूँ और ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि इस मंच पर हमको आपने इनवाइट किया और आपके माध्यम से मैं तमाम दर्शकों का अपने दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मुझे सुनने के लिए और मुझे जानने के लिए ये एक मौका मिला। खुर्शीद जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने यशस्वी भारत कार्यक्रम में तमाम उन बड़ी हस्तियों से बातचीत की है जो तमाम अलग अलग क्षेत्रों में महारत लिए हुए हैं, लेकिन आप पहले ऐसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं जो स्कूल के बच्चों के साथ काम करते हैं। और ये हम समझते हैं कि एक बहुत नया अध्याय खोलेगा यशस्वी भारत के लिए, क्योंकि जहाँ तक हम देखते हैं एक किसी भी व्यक्ति के जीवन में हम हमारे कॉलेज के प्रोफेसर्स को या विश्वविद्यालय या बड़े स्तर के जो टीचर्स होते हैं उनको उतना याद नहीं करते जितने बचपन के टीचर्स को हम याद रखते हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, आपका बचपन भी कुछ ऐसे ही यादों के साथ गुजरा होगा। कैसे आप शिक्षण की व्यवसाय में आ गए और शिक्षण को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया, ये हम जानना चाहेंगे। तो खुर्शीद अहमद जी की कहानी, खुर्शीद जी की जुबानी। जी सर, मैं बताना चाहूँगा कि जो शिक्षण का मेरा अपना पेशा चुनना हुआ, इसको कहीं बाई चांस नहीं, बाई चॉइस ही लिया गया। मैंने इसको तय किया। मैं बताना चाहूँगा कि मैं जब बचपन में जब स्कूल में पढ़ता था तो प्ले या ड्रामा का जो किरदार होता था उसमें, तो अक्सर मैं उसमें टीचर ही बनता था। पढ़ने के दौरान भी मुझे टीचर का जो रोल होता था, मैं प्ले में टीचर का रोल करना मुझे बहुत पसंद आता था और बचपन में मैंने तय कर लिया था कि मैं एक दिन टीचर ही बनूंगा। तो मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई है, मैं बताना चाहूँगा कि अपनी जो एजुकेशन कंप्लीट करने का जो हमारा प्रोसेस रहा है, उसके दौरान मैंने अर्निंग जो किया, क्योंकि हमारे जो बैकग्राउंड था, थोड़ा घर का स्थिति अच्छी नहीं थी, तो टीचिंग के दौरान जो हमसे जो अर्निंग होता था उसके द्वारा अपनी फीस को पे करना और बच्चों के साथ लगे रहना, ये मेरा पेशा रहा। मैं 2006 में एक जो यूपी में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर टीचर होते हैं जिनको हम शिक्षा मित्र कहते हैं, 2006 में हमारी पहली जो जर्नी स्टार्ट हुई एज ए शिक्षा मित्र के रूप में, जिनको मंथली 3,000 रुपये मिलते थे। मैं वहाँ से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया और या मेरे मन में आया, मेरे दिल में आया कि हो सकता है कि ईश्वर ये मुझे एक छोटा सा मौका दे करके मेरा इम्तहान ले रहे हैं
और अगर मैं इस काम को बेहतर तरीके से ना करूं तो आगे चल करके मुझे बड़ा चांस नहीं मिल सकता है। और मैंने लगातार 4 वर्षों तक उसमें शिक्षा मित्र के रूप में काम किया, और 4 सालों के बाद 2010 में मुझे वो जॉब को छोड़ना पड़ा और बीटीसी मैंने किया, जिसको बेसिक टीचर सर्टिफिकेट ट्रेनिंग कहते हैं। और 2012 में कंप्लीट हुई ट्रेनिंग, और 2013 में मुझे फुल मतलब कि कहा जाए कि जो एक परमानेंट टीचर है उसमें मुझे अपॉइंटमेंट मिला। और फिर मैं ऊपर वाला का शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे मात्र 2 साल 2 महीने उस जॉब पे काम करना पड़ा। पुनः मुझे एक नई वैकेंसी आई जो जूनियर हाई स्कूल में साइंस टीचर की डायरेक्ट वैकेंसी थी, और फिर मुझे उस पद को रिजाइन देना पड़ा। और तब तक 2015 से लेकर अब तक मैं इस पद पे कार्यरत हूँ। तो मैं जो स्टार्ट किया अपनी जर्नी को बिल्कुल एक लो लेवल से स्टार्ट करके, मुझे अब तक 3 बार चांस मिला है इस विभाग में काम करने के लिए। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ, और ये मानता हूँ कि शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता होता है। अपने कार्यों से, अपने दायित्वों के बोध से वह समाज को, बच्चों के भविष्य के साथ साथ में समाज को बदलने का प्रयास करता है। और मुझे यह मौका मिला, ये अपने देश के राष्ट्र हित में, बच्चों के हित में, परिवार के हित में, समाज के हित में मुझे कुछ करने का मौका मिला। मैं अपने आप को इस ईश्वर का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि मुझे यह मौका मिला है। जी सर। खुर्शीद जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपने संक्षेप में तो अपनी कहानी बताई, और शुरू से ही, बचपन से ही आपको एक शिक्षक बनने का, जो मैं कहूँगा उस समय तो शौक कहेंगे, लेकिन बाकी लोगों ने भी यही सोचा हो कि हाँ ये अभी का शौक है, आगे चल करके डॉक्टर, इंजीनियर, जो भारतीय परिवारों में होता है कि बच्चा जब पढ़ाई कर रहा है तो हम उम्मीद लगाते हैं कि या तो ये डॉक्टर बनेगा, या तो ये इंजीनियर बनेगा, या फिर लॉयर बनेगा, या सीए बनेगा। इन चार के अलावा हमें कुछ नजर ही नहीं आता। तो शिक्षक बनना, ये तो जैसे कि आपके, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, कि आपके आसपास भी लोगों ने आपको ऐसा कुछ बोला होगा कि ये क्या तुम पढ़ाई, और कब तक पढ़ोगे, ये क्या है, कुछ और कर लो। ऐसा कुछ हुआ आपके साथ भी? हाँ, को ज्वाइन किया है आगे अभी बहुत सारा, क्योंकि मैं जब पढ़ता था तो जो टीचर हमारे स्कूलों में पढ़ाते थे तो उनकी मैं कॉपी करता था। मेरे पास बोर्ड नहीं हुआ करते थे, तो मैं फर्श पर उनके तरफ से राइटिंग लिखता था। तो अपने मोहल्ले के बच्चों को बुला करके मैं उनको पढ़ाता था। तो ये कह लीजिए कि मेरे दिल में था, जहन में था शुरू से कि मुझे टीचर बनना है, क्योंकि एक टीचर है पूरा जनरेशन चलने का काम करता है। तो मतलब मैं शुरू में ही बोला कि मैं इसको एक चांस के रूप में लेकर के, मेरी ये चॉइस थी, मेरी दिली इच्छा थी मैं जीवन में आगे बढ़ूं। लोगों ने तमाम तरह के कटाक्ष किए कि तुम्हारे पास और पद को, इसके लिए मैंने इसको मतलब इसको दिल से स्वीकारा। और मैं कह रहा हूँ कि मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि उनके दुआओं से मैं इस पद को ग्रहण कर पाया हूँ, कुछ काम कर पा रहा हूँ। जी, ऊपर वाले की दुआ तो आपके साथ ही आपके शिक्षक की भी दुआ आपके साथ रही होगी। मुझे ये जानना था कि बचपन में जब आप पढ़ाई कर रहे थे, या आपके किशोरावस्था में, या आपके पढ़ने के दौरान, क्या कभी कोई एक ऐसी घटना आपके साथ घटी है आपके शिक्षक के साथ, जिसने आपको बहुत ही प्रेरित किया हो कि मुझे भी यही बनना है, क्योंकि ये शिक्षक या ये जो घटना है, ये आपको लगा कि एक शिक्षक के लिए जरूरी है, इस प्रकार का एक शिक्षक बनना जरूरी है किसी के लिए भी? मैं ये कह रहा हूँ कि बचपन में हमारे टीचर थे जिनके कार्यशैली से मैं इतना प्रभावित हुआ था कि वह बच्चों को इस तरह से गाइड करते थे, इस तरह से मोटिवेट करते थे, और जीवन के कैसे जीवन को अच्छी तरह से गुजारें वो हमको मोटिवेट करते थे। तो जीवन में मुझे उनसे ही मैं प्रेरित हुआ था। मैं उनका नाम इस समय भूल पा रहा हूँ, इस याद नहीं आ रहा है। तो उनसे मैं काफी प्रेरित हुआ था, और एक छात्र दिन कि मैं जीवन में आगे चल करके टीचर ही बनूंगा। तो उससे मैं काफी मोटिवेट हुआ था सर। और जब आपने पढ़ाना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप पढ़ाते हैं तो आपके सामने हर प्रकार के बच्चे आते हैं। कुछ शांत होते हैं, कुछ थोड़े अलग प्रकृति के होते हैं, कुछ थोड़े से हम कहेंगे नटखट होते हैं, लेकिन कुछ तो नटखट से भी आगे होते हैं। तो हर प्रकार के बच्चों को संभालने के लिए, क्योंकि एक परिवार में एक अभिभावक को, एक माता पिता को एक ही प्रकार के बच्चे मिलते हैं, या 2 या 3 प्रकार के मिलते हैं।
लेकिन एक कक्षा में एक शिक्षक को 40 प्रकार के बच्चे मिलते हैं, 40 प्रकार की प्रकृति वाले बच्चे मिलते हैं। सबको समाना, सबको संभालना, उसके लिए क्या बातें बहुत जरूरी होती हैं शिक्षक को ध्यान में रखने के लिए? हाँ बिल्कुल सर, आपका जो कहना है बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे जो ग्रामीण अंचल से जो बच्चे आते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे विद्यालय में 22 गांव के बच्चे आते हैं और जिनके माता पिता अक्सर मजदूर वर्ग के हैं, जिनके पेरेंट्स मतलब लेबर क्लास के हैं। तो ऐसे बच्चों को, 22 गांव के बच्चों को एक साथ लेके चलना, और क्लास में सर डिफरेंस पाए जाते हैं। हर बच्चा हर एक लेवल का नहीं होता है, हर एक बच्चे का एक कह लिया जाए कि उसका जो सोच है, उसका जो लेवल है अलग है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हर एक बच्चा अपने आप में एक अनोखा है, उसके पास, हर एक बच्चे के पास टैलेंट है, हर एक बच्चे के पास उसके अंदर एक क्षमता है। तो हम लोग करते क्या है कि सर बच्चों के अकॉर्डिंग जो है टीचिंग करना, जैसे बच्चों की जो दक्षताएं हैं, जैसे क्लास में हर एक बच्चे की दक्षताएं अलग अलग होती हैं, तो बच्चों की दक्षता के अनुरूप उनको टीचिंग करना, बच्चों को उनके दक्षता के अनुरूप गाइड करना, उनके जो समस्याएं हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो वो है, बार बार उनकी काउंसलिंग करना, इस तरह से हम लोग मैनेज करते हैं। इसके अलावा विद्यालय में समय समय पर उनका यूनिट टेस्ट करा करके और उनके पेरेंट्स को हम लोग मोटिवेट करते हैं। मैं शुरू में बोला कि बच्चे जो आ रहे हैं हमारे पास के पेरेंट्स काफी गरीब हैं, गरीब तबके के लोग हैं, अपने बच्चों को हमारे यहाँ भेजते हैं। तो उनके माता पिता, गुरु, भाई बहन, हम सभी लोग हैं, टीचर ही है। तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल एक टीचर के करके एज ए पेरेंट्स, एज ए फादर, एज ए मदर, एज ए सब चीजें हैं, तो इस तरह से करते हैं। जी सर। और जब आपने जैसे कहा कि आप केवल टीचर का ही रोल नहीं निभाते हैं, आप माता पिता का भी रोल निभाते हैं, और लेकिन एक चीज जो मेरे को ऐसे समझ में आता है कि क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश के इतने सारे गांवों में से आपके गांव में, और आपका जो प्राथमिक विद्यालय है वो विद्यालय जो है अपने आप में बहुत नामचीन विद्यालय बन चुका है, क्योंकि आप हैं उसमें, आपके जैसे शिक्षक हैं। लेकिन मैं समझता हूँ हर विद्यालय में ये शायद संभव नहीं। और जहाँ तक अलग अलग गांवों से बच्चों के आने की बात की जाती है, तो कई बार ऐसा भी देखा गया कि गांव में ही सामाजिक कुरीतियों की वजह से एक परिवार का दूसरे परिवार के साथ थोड़ा मनमुटाव होता है, या फिर जो कुरीतियां हैं कहेंगे, जैसे कहते हैं कि भाई आप पिछड़े वर्ग से हैं या आप फलाने जाति से हैं, उनके बच्चों से मिलना नहीं है, उनसे बातें नहीं करनी है, आपको उनके साथ खेलना नहीं है। इस प्रकार की कुरीतियों का भी क्या आपको सामना करना पड़ता है? जी सर, मैं बताना चाहूँ, ऐसे 3 साल पहले सामने घटना घटी, क्योंकि स्कूलों में एमडीएम का जो संचालन होता है, जैसे मिड डे मील गवर्नमेंट देती है, तो बच्चों को एक साथ खाना होता है। तो कुछ बच्चे, मैंने देखा कि बच्चे खाना नहीं खा रहे थे, तो मैंने करते हैं, तो बच्चों ने कुछ चीजें ऐसी बताई जो मैं इस लेवल पे नहीं कर सकता, लेकिन मैंने उसको ऐसे हैंडल किया कि कहा जाता है टीचर जो होता है एक लीडर होता है, तो खुद मैंने लीड किया और बच्चों के सामने बैठ करके, बच्चों के बीच में बैठ करके मैंने उनके साथ में खाना खाना प्रारंभ किया। तो बच्चों को जब लगा कि मेरा टीचर ऐसे कर सकता है तो क्यों नहीं हम करें। लेकिन आज के डेट में सारी चीजें बदल चुकी हैं, सभी बच्चे एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। बच्चों को कहीं नहीं है कि अंदर क्या है नशा खिलाने, इस तरह किसी तरह का हमारे विद्यालय में साथ इस तरह के सब में रहते हैं, बच्चे एक साथ बैठ कर खाना खाते हैं। तो इन सब सामाजिक जो कुरीतियां हैं, उन हर लेवल उनके में ये डालते हैं कि नहीं, आप स्टूडेंट हैं और हम लोग माली हैं और आप इस यहाँ के प्लांट हैं, हमको आपको सींचना है। तो ये सब भावनाएं बच्चों के अंदर जो आती हैं, उनको हम लोग दूर करने का प्रयास बीच बीच में जाकर गाँव में बच्चों के जो अच्छे जो काम है उनके तो धीरे धीरे कहीं बच्चों अपने हाथ में हम लोग इस तरह से उनको बांट कर देते हैं। जी सर। तो जैसा कि आपने पहले भी बताया खुशी जी कि कई सारी ऐसी कुरीतियां हैं, पुरानी कुरीतियां हैं, जिन पे आपने अपने विचारों से, अपने कर्तव्यों से, जैसे कि एक शिक्षक का कर्तव्य होता है करके दिखाना, उससे आपने उस पर विजय प्राप्त की। लेकिन कुछ ऐसी भी समाज में भ्रांतियां हैं, जैसे जाति भेद होता है, या अमीर गरीब का भेद होता है, या लड़के लड़कियों में जो भेद किया जाता है,
उसका भी सामना करते ही होंगे आप। और जैसे कि आपका जो विद्यालय है वो गांव में है, तो गांव में इस भेदभाव को हमने कुछ ज़्यादा ही देखा है, जहाँ पर बच्चियों को पढ़ने के लिए रोका जाता है या उनको उतना प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। क्या आपके सामने भी या आपके जो विद्यार्थी हैं उनको भी इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा है, जहाँ पर कन्याओं को पढ़ाई के लिए उतना नहीं प्रोत्साहित किया गया है? तो आपने कैसे इस समस्या का समाधान किया, अगर आपने इसको फेस किया है तो? हाँ हाँ सर, मैं बताना चाहूँगा कि मेरे यहाँ जो स्कूल का जो स्ट्रेंथ है, जो इनरोलमेंट है, इस समय 452 बच्चे हैं। और पिछले वर्ष कई वर्षों मैंने देखा था कि बच्चों लड़के और लड़कियों का जो रेशियो होता था उसमें काफ़ी डिफरेंस होता था। और बच्चे जो हमारे गर्ल्स हैं, गर्ल्स एजुकेशन के बारे में कम अवेयरनेस था। और अपने जो उनके पेरेंट्स होते थे, क्लास 6, 7, 8 के बाद बच्चियों के बारे में, उनके करियर के बारे में ना सोच करके उनकी लड़कियों की शादी के बारे में ज़्यादा सोचते थे। तो मैंने उनके पेरेंट्स को काउंसलिंग के द्वारा या पेरेंट मीटिंग के द्वारा या अवेयरनेस प्रोग्राम चला करके, जैसे गर्ल्स एम्पावरमेंट हुआ, वुमेन एम्पावरमेंट हुआ, इस तरह से हमने योजना बना करके उनको मोटिवेट करने का काम किया। वर्तमान समय में मैं बच्चियों को अभी से ही अग्निवीर की ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि बच्चियों के अंदर ये भाव आए कि केवल अग्निवीर एक मेल नहीं हो सकता है, हम फीमेल, हम लड़कियां, हम भी हो सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे हम प्रोग्राम स्कूल में ऑर्गेनाइज करते हैं कि बच्चियों को आगे चल करके ये ना महसूस हो कि हम अपने माता पिता के ऊपर एक बोझ की तरह है, बर्डन की तरफ है। तो काउंसलिंग के द्वारा और उनके जो एबिलिटी है, जो उनकी बच्चों की योग्यता है कि उनके पेरेंट्स को बताया जाता है। और उनको बीच बीच में जो स्कूल में मीटिंग होता है, बच्चियों के जो अच्छे कारनामे हैं, बच्चों के जो रिजल्ट्स हैं, जैसे कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो बच्चियां आगे आई हैं। लास्ट ईयर एक हमारे यहाँ एग्जाम हुआ था नेशनल लेवल पे, जिसमें से 26 बच्चे हमारे यहाँ सेलेक्ट हुए, जिनको आगामी 4 वर्षों तक प्रत्येक माह 1,000 रुपये धनराशि मिल रही है। 26 में बताना चाहूँगा कि जिसमें हमारे यहाँ 17 बच्चियाँ लड़कियां हमारी पास आउट हुई थी। अब वे बच्चियों को लगातार आगामी वर्षों तक प्रत्येक माह 1,000 रुपये धनराशि मिल रही है। तो आप जरा सोच लीजिए, जो हमारे गरीब बच्चियां हैं स्कूल में आ रही हैं, जिनके माता पिता अक्सर मजदूर वर्ग के हैं, उनको प्रत्येक माह अगर 1,000 रुपये धनराशि मिल रही है तो क्लास 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं तक उनको पढ़ाई की किसी तरह का चिंता फिक्र नहीं है। इसके अतिरिक्त हमारे गवर्नमेंट ने तमाम तरह के पॉलिसीज, तमाम तरह के फैसिलिटीज, तमाम तरह की योजनाएं बच्चियों के लिए चला रखी हैं। तो बच्चियों को हम लोग बताते हैं और उनको समय समय पर उनकी काउंसलिंग की जाती है। उनके माता पिता को या हमेशा ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया जाता है कि अब आपकी लड़की जो है बिना आपके इफोर्ट से, बिना आपके प्रयास से भी लड़की आगे कक्षाओं में पढ़ लेगी। तमाम तरह के गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे योजनाएं चल रही हैं। यस सर। लेकिन जैसे आपने बताया कि सरकार की तरफ से योजनाएं चलती हैं, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जो अध्यापक वर्ग है वो उन योजनाओं में उतनी रुचि नहीं रखता है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी काम का इतना एक वो क्या कहेंगे, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जिम्मेदारी है कि भाई आपको कोर्स ख़त्म करना है, आपको पढ़ाना है। फिर और भी चीज़ें होती हैं, एक सरकारी अध्यापक के नाते उनको कई चीज़ों में भागीदारिता निभानी पड़ती है, चाहे वोटिंग ड्यूटी हो, सेंसस चेक करने जाना हो, आदि आदि बहुत चीज़ें होती हैं। ऐसे में एक अध्यापक अपनी रुचि को कैसे बना के रखे जिससे कि वो स्टूडेंट्स तक उन फैसिलिटीज़ को, उन मुद्दों को पहुंचा सके जिससे स्टूडेंट्स का भला हो रहा है? आपने अपनी रुचि को कैसे बना के रखा है? सर देखिए, बता रहा हूँ कि एक मैंने स्कूल में चलाया था सुपर 30 क्लास। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि सुपर 30 क्लास बना कैसे। हम स्कूल में उन बच्चों को लिए कि जो बच्चे हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, जो अच्छा काम, अन्य चीज़ें बहुत बेहतर कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने सुपर 10 बनाया, फिर सुपर 20 बनाया, फिर सुपर 30 बनाया, सुपर 50 बनाया, अब जाके सुपर 100 है। अब उन बच्चियों को, जिसमें हमारे आधे आधे की भागीदारी होती है, हाफ बॉयज़ रहेंगे, हाफ गर्ल्स रहेंगे। अब इन बच्चों को मैं एक्स्ट्रा जो क्लासेज हैं, जैसे कि स्कूल टाइम के बाद जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, जैसे कि नेशनल मींस का मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम हुआ, चाहे श्रेष्ठा हुआ, पीएमएसएसबी हुआ, नवोदय हुआ, सैनिक में आपका चयन हुआ, चाहे हमारी अन्य भी जो डिफेंस सेक्टर में हमारे जो बच्चे जाना चाहते हैं,
उनको हम मोटिवेट करते हैं। और अब पढ़ाने की जो शैली है, पिछले काफ़ी वर्षों से मैं अपने स्कूल में इसको, इस ट्रेंड को बदला हूँ कि बच्चों केवल सिलेबस पूरा ना किया जाए, सिलेबस के साथ साथ में ये देखा जाए कि बच्चों को आगे चल करके किस तरह का इनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेस करना है। मैं बताना चाहूँगा कि अभी से ही बच्चों के अंदर ये यूपीएससी को लेकर के उत्सुकता बनी हुई है। सभी बच्चों के पास यूपीएससी की अभी नोट्स बनाना चालू कर दिए हैं। तो उनके अंदर एक अभी से ये उनके दिमाग में है कि हमको आगे चल करके हमको यूपीएससी में बैठना है, एसएससी का एग्जाम देना है, रेलवे में बैठना है, और अपने माता पिता का, हमको हमारा जो एक कॉलेज की पॉवर्टी लेवल से हम लोग जो गुजर रहे हैं, हमको उसको तोड़ना है और हम अपने घर का एक हम जिम्मेदार बनने वाले हैं। तो ये भाव उनको अभी से दिया गया है। जो बच्चे काफ़ी मोटिवेट हुए हैं। कुछ ऐसे पेरेंट्स हमारे यहाँ फ़ोन करते हैं कि सर आपने क्या ऐसा कर दिया है कि रात में हमारी बच्ची जब जगती है तो कहती है कि हमको अभी तैयारी करनी है, इसका हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो हमारे सर तैयारी करा रहे हैं उसको हमको फेस करना है। तो और इसका रिजल्ट भी बहुत पॉजिटिव आया है। तो लगातार मोटिवेशन उनके आगामी जीवन के बारे में, उनके सपनों के बारे में जगाना, कैसे उनके सपने बनेंगे, सपने दिखा करके हम उनके कार्यों में बेहतर कर पा रहे हैं सर। और मैंने जो चीज़ सुना आपके इस अनुभव में कि 26 बच्चों में से 17 बच्चियां हैं, मतलब लड़कियां हैं, तो ये जो दूसरे कक्षाओं में जो लड़कियां पढ़ रही हैं उनके लिए भी एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। एक उम्मीद है कि भाई हम भी इनके जैसा बन सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं। एक किशोरावस्था में किसी बच्चे के हाथ में 1000 रुपए आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। तो इसके लिए तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत साधुवाद है कि आपने इतने सुंदर तरीके से अपने बच्चों को स्वावलंबी बनाया है। और केवल अपने ही बच्चों को नहीं, आपके बच्चों के द्वारा मैं समझता हूँ बाकी भी जो लोग आज हमको सुन रहे हैं वो भी अपने बच्चों को प्रेरणा देंगे कि स्वावलंबी कैसे बना जा सके। यस सर, ये जो चीज़ें हैं बच्चों के अंदर जो डेवलप किया गया है, जो सोचने की क्षमता डेवलप की गई है, मैं हमेशा बच्चों के कहता हूँ कि मैं एक मजाक के तौर पे कहूँगा कि लास्ट ईयर जो बच्चा एक पास हुआ था चंदन कुमार, तो चंदन कुमार पढ़ने में थोड़ा सा वो अन्य बच्चों से थोड़ा सा डल था, वो अपने आप को थोड़ा सा कमजोर मानता था, लेकिन वो बच्चे को मैंने पार्टिसिपेट कराया, वो पास हुआ। तो लड़का जब पास आउट हुआ था तो मिठाई लेके मेरे पास आया कि सर ऐसा है कि मुझे आज 12,000 रुपये मिले हैं और मैं आगे आगे चल करके मैं अपनी कमाई से पढ़ूंगा, मैं अपने घर वालों से 1 भी रुपया नहीं मांगूंगा। तो मेरे अंदर उसके अंदर एक भाव आ गया। और यह हमेशा बच्चों के अंदर हम प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे ये जाने कि हमको स्वावलंबी बनना, आत्मनिर्भर बनना है, हम अपने माता पिता का कभी बोझ नहीं बनेंगे। तो उनके अंदर ये सोच अभी से डेवलप हो गया है। कुछ ऐसे बच्चे सर बताऊंगा कि हमारे यहाँ जो एक्स्ट्रा टाइम है स्कूल के बाद, वह जा करके चौराहे पर मूंगफली बेचते हैं सर, सब्जी बेचते हैं सब, हाँ, मजदूरी करके हमारे स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं। वो ये बात जानते हैं कि आज हम स्वावलंबी हैं, आप कुछ कर रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो ये दिन एक ऐसा हम इसको कन्वर्ट करेंगे अपने कार्यों के द्वारा, अपने मेहनत के द्वारा, तो कि हम एक मिसाल बनेंगे, अपने माता पिता का एक गौरव बनेंगे। तो वह चीज़ें, उनके सपनों को जगाना, क्योंकि एक टीचर कुछ नहीं कर सकता, केवल बच्चों को सपने दिखा सकता है। तो मैंने वही काम किया कि बच्चों के सपने को बुना जाए, सपने बच्चे देखें और उस सपने के ऊपर वो काम करना चालू करें, और सर कर भी रहे हैं। इसलिए हमारे स्कूल में अटेंडेंस सर बहुत ज़बरदस्त रहता है। प्रेयर असेंबली में हमारे यहाँ अटेंडेंस 80 के एबव रहता है प्रेयर असेंबली में, जबकि वो रूरल एरियाज हमारे बच्चे आते हैं सर। ये जो आपने एक दृष्टांत दिया कि बच्चे जो हैं रोजगारी करते हैं और फिर भी पढ़ाई में ध्यान लगाते हैं, अपने माता पिता को उनके व्यवसाय में या उनके कारोबार में मदद करते हुए अपनी पढ़ाई को कायम करके रखे हुए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, आदर्श है। हम जो भी श्रोता सुन रहे हैं कि गाँव में बच्चे आज भी बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद अपने शिक्षा के अधिकार के लिए वो स्कूल में पहुँचते हैं। तो ऐसे में जो भी मदद हम और आप कर सकते हैं हमें ज़रूर करना चाहिए। उनका मनोबल बढ़ाने में, उन्हें आगे बढ़ाने में, उन्हें सपने दिखाने में। खुर्शीद अहमद जी जैसे जितने भी अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, उस समाज को हमारी और आपकी साथियों सहानुभूति, समझ और सम्मान की बहुत आवश्यकता है। अक्सर करके दोस्तों हमने देखा है कि जो शिक्षक समाज है
उसको लोग उतना सम्मान नहीं देता जितना और वर्गों को देता है। और ये मैं समझता हूँ अपने आप में एक बहुत बड़ा गलत नजरिया है हम सबका, क्योंकि ये शिक्षक ही हैं जो हमारे समाज को गढ़ रहे हैं। हमारे आज और हमारे कल के नींव में